नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे ने माँ से कहा, आप कमाने क्यों नहीं जाती, बस पैसे मांगती रहती हैं। तो माँ ने सुनाया कठोर फैसला। आज विमला जी बहुत उदास थी। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते और वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी सामने दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को एकटक देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको अपने पति के बिना अकेले ही ये जीवन गुजारना होगा। उनके पति कैलाश जी अपनी पत्नी को जी जान से प्यार करते थे, लेकिन अचानक हुई मौत ने विमला देवी को अंदर तक तोड़ दिया था। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति का देहांत हुए। आज के दिन ही उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे कैलाश जी, सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बना कर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर ही में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वे मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घिसटते जा रहे हो। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। अपने पति की मौत पर मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर सभी औरतों ने मुझे समझाया, देख विमला, अब जो होना था वो हो गया। आखिर होने को कौन टाल सकता है। और उनके शव को ले जाया गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर से मेरे प्राण लेकर जा रहा हो। फिर मुझे मेरे बेटों ने संभाला। कैलाश जी के जाने के बाद तो जैसे मेरी सुध सी ही खो गई है। जहाँ बैठती हूँ वहीं बैठी रहती हूँ, घंटों घंटों तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कैलाश जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना यह जीवन इतना दुखदाई होगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी यह सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू उमा आती है और उनसे कहती है, ये क्या माँ जी, जब देखो घर में मनहूस सी शक्ल लेकर बैठी रहती हो। पूरे घर में मनहूसियत सी छाई रहती है, ना ही कुछ घर का काम करती हो। जल्दी उठिए और खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब कैलाश जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगा थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो गया था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथों में जो आ गया था। विमला जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विकास है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं।
दोनों बेटों के रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। कुछ दिन पहले विमला देवी की रोटी के ऊपर दोनों बहुओं में बहुत झगड़ा हुआ था। फिर दोनों ने तय किया कि एक समय की रोटी छोटी बहू देगी और एक समय की बड़ी बहू देगी, और इस प्रकार मेरी 2 समय की रोटी का नंबर बांध दिया गया। दोनों बहुएं विमला देवी को कुछ नहीं समझती हैं। दोनों बेटे भी अपनी पत्नी की सब बात मानते और अपनी माँ को कुछ नहीं समझते। वह ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ न कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती और फोन पर व्यस्त रहती। जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आस में बैठी रहती कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन माँ की ये आस ही रह जाती। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपाकर खाना खाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। विमला देवी को अपने बेटे से 2 बात करे भी जमाना हो गया है, लेकिन बेटे अपने काम में ही व्यस्त रहते। पत्नी के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाते जो कभी माँ को खाने को नहीं देते। माँ के हिस्से में तो बस वो 2 सूखी रोटी और सब्जी ही आती, जिसे खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा है। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वो किसी को क्या कहें, कैसे समझाएं किसी को। यह सब कुछ हो या रहा है, यह सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े देखती हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। वह अपने पति की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनकी फोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वह उनके पति की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। विमला देवी जी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और खूब रोती हैं कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ, आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह और भी रोने लगती हैं। रोते रोते वे फाइल खोलकर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वे उस लिफाफे को खोलती हैं, उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वे पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय विमला, अगर यह पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो 4 लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें हमारी जिंदगी के सुनहरे पल नजर आएंगे। विमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी के इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना
और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया, जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है। अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूं, जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, इसीलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूँ। विमला, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ मैं देख लूँगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चला गया और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी जमीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था, वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखे तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो विमला। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो विमला। रोना मत विमला, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विमला। पत्र पढ़कर विमला देवी जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं और बहुत रोने के बाद विमला देवी जी अपने आंसू साफ करती हैं। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें लगता है कि जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। विमला देवी जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन विमला देवी जी अपने मायके भाई के घर आ जाती हैं, जो कि एक वकील भी हैं। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती हैं, बिल्कुल सही होते हैं। वे भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफ़ी बड़ा था। विमला देवी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। विमला देवी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकानें बना सकती हैं और ऊपर घर बन सकता है। दुकान किराए पर चढ़ जाएंगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। विमला देवी जी को यह बात जच जाती है। विमला देवी जी वापस घर पर आती हैं। विमला जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। विमला देवी जी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अजय और विकास, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ या और किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सके। खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल खर्च में
इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तब विमला देवी जी कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चे को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, मगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज विमला जी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। विमला जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। विमला जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती और काम अपने देख रेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती हैं और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकान विमला देवी जी किराए पर चढ़ा देती हैं। विमला जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती हैं। अगर विमला जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और विमला देवी जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के कोई खर्चे नहीं होते? जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज्यादा होता है। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियां चल पाती हैं। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। विमला देवी जी ने उस दिन इसीलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो वह अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने प्लॉट के बारे में भी बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वे दोनों बेटे बन जाते और विमला देवी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन होता है, दोनों बेटे घर पर होते हैं तो विमला जी अपने दोनों बेटों को कहती हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं क्या दिखाना है माँ? तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चल कर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती है जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर पर दो बूढ़े दंपत्ति और विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ यह घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग बैठे हैं? तो माँ कहती है यह मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर? यह आप क्या कह रही हो माँ? यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तब माँ कहती है यह घर मुझे तुम्हारे माँ बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसीलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए यह प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकानें बनवाई हैं
और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट तो मैं तुम दोनों को ही दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता। पैसे तो फिर बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है। जब अपने ही पेट की औलाद ऐसी हो तो वो तो फिर भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुम दोनों को, जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज को पूछ ले। 2 पल उसके पास भी आकर बैठकर देख ले। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही मौज मस्ती से फुर्सत नहीं है। माँ को तो क्या देखोगे। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान है। मुझे भी सहारा चाहिए जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था। अब तुम लोगों से तो मिला नहीं, लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये भी वही लोग हैं जिनकी औलादों ने इन्हें घर से निकाल दिया, जिनके पास सर छिपाने की भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं, और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। विमला जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें ये जीवन दिया है, और अपनी माँ को अपने साथ ही रहने की जिद करते हैं। लेकिन विमला देवी जी कहती हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश हूँ। मेरे संसार अब मेरी जितनी भी सांसें बची हैं मैं यहीं लेना चाहती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। विमला जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपत्ति और विमला देवी जी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और विमला देवी के भाई बोलते हैं कि मैं अपनी बहन के इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बात पर वहाँ जमा सभी लोग विमला देवी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह विमला देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दुकानों से आने वाले किराए से सभी खर्चे आराम से पूरे होते और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विमला देवी जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।